नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 की। इतिहास का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इस मानचित्र को। यह मानचित्र 1 है। 12वीं सदी के एक भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का यह बनाया हुआ मानचित्र है। यह दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालने के लिए कहा जा रहा है। अभी हमने मानचित्र 1 देखा, अब हम इसके बाद देखेंगे अगले पेज पर मानचित्र 2। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को बताता है, दर्शाता है। मानचित्र 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के जो नाम हैं वह अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। बात करें मानचित्र 2 यानी कि इस मानचित्र की, तो मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग यह मानचित्र 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है ना। आप देखिए, यह नक्शा हमें हमारे आज के नक्शे से बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई देता है ना। उसमें विशेषकर जो तटीय इलाके हैं उनके बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इन तटवर्ती निकटतम इलाकों को देखिए, कितने ज़्यादा डिटेल में इसके जो ब्यौरे हैं वह दिए गए हैं, है ना। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, जो हमें अध्याय 6 में जानने को मिलेगा। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत ज़्यादा बदल गया था, तब इतिहासकार जो बीते युगों के दस्तावेज़ थे, यानी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, नक्शे हो गए, मानचित्र और जो लेखों का अध्ययन करते थे, तो उनके लिए उन सूचनाओं का, जो सूचनाओं के जो संदर्भ होते थे, यानी जिस रेफरेंस में, जिस संदर्भ में सूचनाएं लिखी गई थी, उनकी अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का भी ध्यान रखते थे और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। दोस्तों, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, एक युग से दूसरे युग के आने की शुरुआत होती है, वैसे ही क्या होता है कि जो सूचनाओं के संदर्भ थे वह भी बदलते चले जाते हैं और भाषा और अर्थों में भी परिवर्तन आता ही होगा, है ना। जितने भी ऐतिहासिक अभिलेख हैं कई तरह की भाषाओं में हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदली हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मध्य युग में जो फ़ारसी थी
वो आधुनिक फारसी भाषा से बहुत ही अलग यानी कि भिन्न है। और ये जो अलगपन है, यह जो भिन्नता है दोस्तों, ये सिर्फ व्याकरण तक के ही सीमित नहीं है। व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं, है ना। आगे हम इसका एक बहुत रोचक उदाहरण देखने वाले हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द का जो तात्पर्य था, जो अर्थ था, वह पहले क्या था। पहले उसका अर्थ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, है ना। यह उपयोग मिनाज सिराज ने किया था, ठीक है, 13वीं सदी में। लेकिन वर्तमान में हिंदुस्तान से तात्पर्य संपूर्ण भारतवर्ष से है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी जो भी दिल्ली का सुल्तान होता, उसके क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते उसके अधिकार क्षेत्र में, वह सब हिंदुस्तान है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर है ना, हुमायूं के पिता, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सावधानी क्यों बरतनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए आप विदेशी शब्द को ही ले लीजिए। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द, वर्तमान में इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है वह विदेशी, यानी कि जो भारतीय नहीं है वह कौन है? विदेशी है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर हम मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला शीर्षक पढ़ते हैं जो है इतिहासकार और उनके स्रोत। तो चलिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है इतिहासकार और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ये अलग तरह के स्रोत कौन से हैं? उदाहरण के लिए पिछले साल हम लोगों ने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, हम उसमें बहुत सी बातें ऐसी जानेंगे जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न यानी कि अलग है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग
धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में कागज़ का उपयोग करने लगे। आप देख सकते हैं हर तरीके की जानकारी लिखने के लिए कागज़ का उपयोग दोस्तों किया जाने लगा। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी दोस्तों विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या जो नकल नवीस थे, जो नकल उतारा करते थे, वह हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती और मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे अंतर आ जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे मोटे अंतर है, यह कैसे होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र एक लघु चित्र है और इसकी प्रतिकृति लघु चित्र की है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर जो संग्रह करता है वो अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज हमें लेखक की जो मूल प्रति थी, जो मूल पांडुलिपि थी, वह शायद ही कहीं मिलती है और हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से दोस्तों निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार दोस्तों लिखा था 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद ही लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों में विशाल संग्रहों में कहीं पर दबा पड़ा था। चित्र 2। इस चित्र को दोस्तों आप ध्यान से देखिए। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि, जिसे हम बाईं ओर से लिखते हैं, तो नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिक्स्त लिपि, जो दाईं ओर लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शीर्षक की। अगला शीर्षक जो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। दोस्तों, सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे, अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी कि टेक्निक, जैसे सिंचाई में रहट,
कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का उपयोग। आग्नेयास्त्र मतलब दोस्तों होता है बारूद वाले हथियार। इसके साथ ही इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन दोस्तों नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो अपने साथ में नए विचार भी लेकर आए थे। फलस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। दोस्तों अध्याय 5, 6 और 7 में हम इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। यह चित्र रहट का है जिसका जिक्र अभी ऊपर किया था। दोस्तों इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था दोस्तों राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जो जाति होती है, आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान दोस्तों क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका था वह बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास का तात्पर्य क्या है हम समझते हैं। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक यानी कि किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, है ना, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप किसानों के बीच अधिक और आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। दोस्तों ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर इसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की भी एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक जानते हैं, क्षेत्र और साम्राज्य। दोस्तों चोल,
तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका जिक्र 1266 से 1287 के बीच हुआ, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए, जो हम अध्याय 2 में देखेंगे, उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख आखिर क्यों करते रहते थे। इससे पहले कि दोस्तों हम आगे बढ़ें, बात करते हैं मानचित्र 3 की। मिस्र के जो शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा यह रचित मानचित्र है, इसका नाम लिखा हुआ है मसालिक अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। यहाँ पे रोमन अंकों द्वारा राज्यों को बताया गया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यानी कि इस राज्य की, तो सबसे पहले दिया हुआ है सिविस्तान। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सिविस्तान। इसके बाद में सिविस्तान से थोड़ा ही नज़दीक यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिलता है उच्च। इसके बाद में ठीक थोड़ा ही पास तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो यह है दोस्तों उच्च के बाद मुल्तान। ठीक है, फिर इसके बाद में मुल्तान के बाद में चौथे नंबर पर क्रमशः और 5वें नंबर पर है कलानौर और लाहौर। ठीक है ना, कलानौर और लाहौर। फिर छठे नंबर पर आता है समाना और 7वें पे आता है सुरसुती। समाना और सरस्वती। इसके बाद में 8वें और 9वें की अगर हम बात करें तो यह जो स्थान दिखाया जा रहा है यह है कुहराम और हासी का। और ठीक उसके पास जो 10वें नंबर पर स्थान है वह है दिल्ली का। फिर क्रम से 11 और 12 बदायूं और कन्नौज है। इसके बाद में बात करेंगे 13 और 14 की, तो 13 और 14वें स्थान पर है कड़ा और अवध। फिर बात आती है बिहार, लखनौती, जाजनगर और मालवा की। फिर बात आती है बिहार, लखनौती, जाजनगर और मालवा की। ठीक है, इसके बाद में 19वें नंबर पर आता है कौन? गुजरात। और यहाँ पर है ये देवगिरी। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार यह एक के बाद एक क्रम से हम देख रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में 20 के बाद 21वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आता है तेलंगाना। फिर आता है तैलंग। ये है तेलंगाना और ये है तैलंग। उसके बाद आता है द्वार समुद्र और उसके बाद में आता है माबार। मुझे उम्मीद है कि यह सब आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। दोस्तों, द्वार समुद्री वह है जो दक्षिण कर्नाटक में उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह से तेलंगानी वह है जो आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में उपयोग में आई लाने वाली भाषा है। इसके बाद में अमीर खुसरो ने आगे यह भी बताया है दोस्तों कि ये जो जितनी भाषाएं हैं ना, इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। संस्कृत एक ऐसी भाषा नहीं है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा हो, बल्कि यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है
कि उन सूची बनाने के बाद उन भाषाओं के नाम भी बताइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है आगे, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम इनके बारे में और अधिक जानकारी हमें मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें दोस्तों, तो अध्याय 3 और अध्याय 4 की जो तालिका है, जो हम अध्याय 3 और 4 में देखेंगे, उसमें यह बताया गया है खलजी और मुगल वंश के शासन भी कितनी अवधि तक चले, यह हमें उसमें देखने को आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लग गए थे। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के दोस्तों, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। इसके बाद सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन अलग अलग क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इस पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ है? इस पूरे पैराग्राफ में हमें यह बताया है दोस्तों कि किस प्रकार से 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, और जब वह पतन के ढलान पर था तो इसके परिणाम से क्या हुआ कि जो क्षेत्र में राज्य थे ना, वो वापस से उभरने लगे। लेकिन इतने वर्षों से जो सभी क्षेत्रों में जो साम्राज्यों का दोस्तों शासन चल रहा था ना, उससे क्या हुआ कि जितने भी ये क्षेत्र थे वहाँ पर उनकी जो प्रकृति थी, जो नेचर था, वह बदल गया था। उन पर बहुत सारे, किस प्रकार बदला था तो वह बताया जा रहा है। उन पर कई बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें जो थी वह इस उपमहाद्वीप के जो अधिकतर भाग पर फैले जो बाकी के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को वह विरासत में मिली थी। और इस तथ्य का पता हमें कैसे चला? इस तथ्य का पता हमें उन बहुत सारी परंपराओं से चलता है जो कि इस क्षेत्र में उभरी हुई थी। इन परंपराओं में दोस्तों कुछ परंपराएं ऐसी थी जो एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ ऐसी थी जो एक दूसरे के समान थी। और ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिला करती थी। बात करें अगर 700 से लेकर 1750 की, तो 700 से लेकर 1750 के बीच में दोस्तों यह जो 1000 वर्ष हैं, इनमें अलग अलग क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ये बात और है दोस्तों कि उनके जो चरित्र की अपनी विशिष्टताएं थी वह बनी रही और समन्वय, सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शीर्षक जो है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल दोस्तों हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। दोस्तों आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें यह बताया जा रहा है कि इतिहास के जिन 1000 वर्षों की बात हम यहाँ पर करते हैं, जिनकी पड़ताल हम कर रहे हैं, इन 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में दोस्तों बहुत बड़े कई सारे परिवर्तन आए।
बात करेंगे अगर दैविक तत्वों की, तो दैविक तत्व में लोगों की जो आस्था थी वो कभी कभी तो हमें देखने में आता था कि बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर है, यानी इंडिविजुअली, लेकिन कभी कभी आम तौर पर जो है इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। लोग साथ में मिलकर के पूजा पाठ कर्मकांड आदि किया करते थे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था, अगर ग्रुप में पूजा हो रही है तो यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। उन्हीं में हमें यह देखने को मिलता था। जैसे जैसे ये जो समुदाय थे इनका सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता चला गया। आज दोस्तों हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता, उसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। दोस्तों इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हमें अध्याय 8 में और जानकारी मिलेगी। दोस्तों यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या दोस्तों कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखा करते। तो फिर दोस्तों उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को बताता है, झलकाता है, और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है और कितना परिवर्तन आया है समय के साथ। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा। वह 3 युग थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन दोस्तों इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव इसके अलावा नहीं आता।
इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की दोस्तों उपेक्षा हो गई थी, क्योंकि यह बात तो ठीक नहीं मालूम पड़ती, सभी चीज़ों में परिवर्तन आता है ना। तो इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल हम जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है उसे। इसमें हमें कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलने वाली है या मिलेगी। दोस्तों, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी या 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना में प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय हम परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव होगा इस पुस्तक में हम जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ भी संभव होगा यह देखने की बदलाव कहाँ पर हुए हैं और कहाँ पर नहीं, यह भी हम कोशिश करेंगे। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखेंगे कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1151 में दुनिया के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया था। इसके बाद हमने यह भी देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से एक फ्रांसीसी मानचित्रकार, जिसका नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, ग्विलाम द लिस्ले, है ना, यह नाम है फ्रांसीसी मानचित्रकार का, ग्विलाम द लिस्ले। उन्होंने 1720 में विश्व के नक्शे में दिखाया था भारतीय उपमहाद्वीप को, है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पर यह देखा कि किस प्रकार से भाषा में परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ, है ना। विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियाँ और अर्थों में अनेक तरह के यहाँ पे बदलाव हुए। जैसे कि हमने बात की थी हिंदुस्तान की, है ना। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की तो हमें भाई पता चलता है कि आज हमें हिंदुस्तान शब्द का हम जिन अर्थों में रूप लेते हैं, जिन अर्थों को देखते हैं हिंदुस्तान शब्द के लिए, वह पहले ऐसा नहीं था। 13वीं सदी में जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, है ना, उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग जो उन्होंने है वो सिर्फ हरियाणा और गंगा यमुना नदी के बीच के जो स्थित इलाके थे उसके लिए उन्होंने किया था, ठीक है ना। और इसके बाद में हमने यह भी जाना कि इस कालखंड के जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो अभिलेख, स्थापत्य, सिक्के, भवन निर्माण कला, है ना, जिसका मतलब होता है स्थापत्य का, और लिखित सामग्री और संख्या और विविधता जो थी उसकी यहाँ पे बढ़ गई थी। इसके अलावा हमने यह भी देखा दोस्तों कि किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर हुए, है ना। नई प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, है ना, जैसे सिंचाई में रहट हमने देखा था, कटाई में चरखे, युद्ध में बारूद वाले जो हथियार थे, आग्नेयास्त्रों, उसका उपयोग किया था, है ना। खान पान में भी बहुत सारे बदलाव हमने देखे थे, जैसे कि जिसकी बात करें तो जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी में बदलाव देखे थे हमने, है ना। और हमने यह भी देखा था कि राजपूतों का यहाँ पर जो है वह उदय हुआ, है ना। इसके अलावा इनके साथ ही मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूह का भी महत्व राजनीतिक रूप से यहाँ पे बढ़ गया था, है ना। यह हमने यहाँ पे मुख्य रूप से देखा। इसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें क्षेत्रों और साम्राज्यों की, तो यहाँ पर हमने देखा कि कई क्षेत्र
जो थे अपने अपने भौगोलिक आयाम उनके तय हो चुके थे, है ना। चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य था। तो कुछ क्षेत्रीय राजाओं का इसमें उदय भी हुआ। फिर हमने देखा अंत में धार्मिक परिवर्तन, है ना। धार्मिक परिवर्तन की बात करेंगे कि दैविक तत्व में आस्था, धर्म, है ना, स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी, ये हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, नए देवी देवताओं की किस प्रकार से पूजा की गई, शासक करवाते थे, है ना, राजा लोग जो थे, मंदिरों का निर्माण विभिन्न, वो भी अलग अलग शैलियों में, है ना। फिर ब्राह्मणों को किस प्रकार से धन संरक्षक के रूप में महत्व दे दिया गया। प्रेमल देवी देवताओं जो थे उनको प्रेमल देवी, प्रेमल इष्ट के रूप में मान्यता किस प्रकार से मिली, है ना, कैसे मानने लगे आदि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है ना। शिया सुन्नी के बारे में हमने देखा, है ना। शिया जो थे वह पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। सुन्नी की अगर हम बात करें तो ये खलीफाओं को मानते थे, है ना। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा इसी प्रकार से चलती रही। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो पूरा अध्याय है आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा, है ना। इसमें किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी इसको समझने में। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि यदि आपको यह अध्याय समझ में आया तो आप ज़रूर इसे अपने मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ साझा करेंगे। इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए। और दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।